हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम पॉलिटी से जुड़े एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, जिस पे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है एंड दैट इज रिलेटेड विथ आर्टिकल 200, दैट इज गवर्नर्स पावर विथ द रिजर्वेशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ स्टेट बिल्स। इस पे रिसेंटली बहुत सारे कंट्रोवर्सी चल रहे थे बहुत सारे स्टेट्स में, केरला में, तमिलनाडु में, रिगार्डिंग द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर अंडर आर्टिकल 200। इस पे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक केस में, पर्टिकुलर केस में, उसमें यह क्लैरिफाई किया है कि क्या डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर का अंडर आर्टिकल 200। और इस पर्टिकुलर डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो स्टेट लेजिस्लेचर का पावर है इन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, उसे बरकरार रखा है, उसे एक पर्टिकुलर सेक्शन को उसे अभी कंटिन्यू रखा है। अब इस पे बहुत सारे अभी भी कंट्रोवर्सी है, बहुत सारे क्लियरिटी नहीं है। क्या है आर्टिकल 200 का प्रोविजंस, क्या है गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों व्यू दिया, और अभी क्या क्या और मामले हैं, कंसर्न्स हैं इससे रिलेटेड। इन तमाम सारी बातों का आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे इन डिटेल। सो लेट्स बिगिन द सेशन। आर्टिकल 200 तो रिसेंटली बेसिकली ये क्या था, ये बेसिकली एक आर्टिकल था, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए। अ ब्लो फॉर द राइट ऑफ लेजिस्लेचर इन लॉ मेकिंग। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनके राइट्स को, जो लॉ मेकिंग राइट्स है, उसे एक ब्लो दिया गया है। बेसिकली कह सकते हैं उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। और गवर्नर का जो पावर है अंडर आर्टिकल 200, उससे बहुत सारे क्लैरिफिकेशन दिए गए हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इन एन इंपॉर्टेंट जजमेंट, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नर ऑफ पंजाब, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया pronounced an interpretation of article 200 of the constitution। और ये केस कौन सा था, तो स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नर ऑफ पंजाब केस में इस आर्टिकल 200 पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफिकेशन दिया। द फोकस वाज ऑन द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 200 which deals with governors options when presented with a bill for the assent after passage by the state legislature। और इसकी जजमेंट का जो मेजर फोकस रहा है वह आर्टिकल 200 के पहले प्रोविजन पे रहा है, जो कि डील करता है विथ द गवर्नर्स पावर विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट बिल्स। जब स्टेट लेजिस्लेचर बिल पास करती है और गवर्नर के पास यह बिल दिया जाता है फॉर द असेंट, देन व्हाट हैव द ऑप्शंस गवर्नर हैव, गवर्नर के पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं। तो बेसिकली क्या है, गवर्नर्स के पास उस कंडीशन में 4 ऑप्शंस रहते हैं, हम बात करेंगे उस पे भी। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यही जजमेंट अभी रिसेंटली दिया गया है। अब हम बात करते हैं इसमें आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये तो कंसिडरेशन था जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है, स्पेशली ऑन द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 200 मींस power of governor regarding the reservation of state bills after passing from the state legislature। अब क्या क्या उनके पास ऑप्शन है गवर्नर के पास। It provides for 4 alternative course of action for a governor when a bill after being passed by legislature is presented to him or her for his assent। कि जब स्टेट लेजिस्लेचर से बिल पास हो जाता है तब गवर्नर के पास 4 अल्टरनेटिव्स रहते हैं। क्या क्या अल्टरनेटिव्स है? फर्स्ट वन, गिव हिज एसेंट स्ट्रेट वे, कि जैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल पास किया, गवर्नर अपने एसेंट दिया, दैट विल बिकम एन एक्ट। ये फर्स्ट ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट आप अपने एसेंट दे दो। दूसरा, विथ होल्ड हिज एसेंट, कि ना आपने ना रिटर्न किया ना एसेंट दिया, आपने उस बिल को विथ होल्ड कर लिया, दूसरा ऑप्शन। एंड द थर्ड वन, रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेचर विथ रिक्वेस्ट टू रिकंसीडर द बिल और एनी पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ द बिल। कि तीसरा ऑप्शन क्या है कि आपने बिल को रिटर्न कर दिया फॉर द रिकंसिडरेशन। हाउएवर इफ द लेजिस्लेचर अगेन पासेस विथ बिल विथ और विदाउट एक्सेप्टिंग एनी ऑफ द अमेंडमेंट suggested by the governor, he is constitutionally bound to give assent to the bill। कि फर्स्ट टाइम गवर्नर ने रिटर्न किया फॉर द रिकंसिडरेशन एंड द स्टेट लेजिस्लेचर विथ अमेंडमेंट और विदाउट एनी अमेंडमेंट अगर दोबारा से प्रेजेंट करता है टू द गवर्नर, गवर्नर इज बाउंड टू गिव हिज असेंट इन सेकेंड इंस्टांस।
ये तीसरा ऑप्शन। एंड द फोर्थ ऑप्शन गवर्नर मे ऑल्सो रिजर्व इट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। दिस इज द फोर्थ पावर ऑफ द गवर्नर कि गवर्नर के पास चौथा जो कंडीशन है उसमें वह स्टेट के बिल को प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए रिजर्व रख सकता है। इन दिस केस द असेंट इज गिवन और विथहेल्ड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 201। अब इस केस में प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है कि आर्टिकल 201 के तहत प्रेसिडेंट जो है आइदर अपना असेंट दे भी सकता है और इस बिल को विथहोल्ड भी करके रख सकता है। हाउएवर देयर इज नो टाइमलाइन प्रिस्क्राइब्ड फॉर इवन द प्रेसिडेंट टू डिसाइड द आउटकम ऑफ द बिल। और यहां पे क्या है कि प्रेसिडेंट पे कोई टाइम बाउंड नहीं है कि इन व्हाट टाइम प्रेसिडेंट गिव हिज असेंट और रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। ऐसा कोई टाइम बाउंड प्रेसिडेंट पे नहीं रखा गया है अंडर आर्टिकल 201। तो ये चार कंडीशन है और सपोज जो चार कह सकते हैं डिस्क्रिशनरी पावर है जो गवर्नर के पास है। अब कन्वेंशनल व्यू क्या है ऑन डिस्क्रिशनरी एंड एब्सोल्यूट नेचर ऑफ गवर्नर पावर कि क्या कन्वेंशनल व्यू है। तो अगर हम कन्वेंशनल व्यू की बात करते हैं कि गवर्नर का क्या डिस्क्रिशनरी पावर है इन टर्म्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्स, तो बेसिकली क्या है ट्रेडिशनली गवर्नर्स अथॉरिटी to withhold his assent carries finality resulting in the demise of the bill। ये बेसिकली क्या होता था कि गवर्नर अगर विथहोल्ड कर लेता है अपने असेंट को तो बिल जो है वो डिमाइस कर जाता था, जो ट्रेडिशनल व्यूज था। द प्रोविजन अलाउइंग गवर्नर टू सेंड द बिल बैक फॉर रिकंसिडरेशन इज डिस्क्रिशनरी एंड नॉट मैंडेटरी। और ये जो प्रोविजन था बेसिकली क्या था जो कि वो बिल को बेसिकली अलाउ करता था फॉर रिकंसिडरेशन, वो इसका डिस्क्रिशनरी पावर है, इट इज नॉट मैंडेटरी and this implied an absolute power to withhold his assent। और इसका मतलब तो यही है कि वो उसके पास एब्सोल्यूट पावर है कि वो बिल को विथहोल्ड करके रख सकता है। ये ट्रेडिशनल व्यूज था, जो कन्वेंशनल व्यूज अभी तक आ रहे थे ये उसकी बात है। अब हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन प्रोनाउंस्ड बाय सीजीआई ऑफ आर्टिकल 200 कि सीजीआई ने सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 200 का क्या इंटरप्रिटेशन दिया है। कन्वेंशनल व्यू कुछ और थे, आर्टिकल में हमने देख लिया कि उनके गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो जजमेंट दिया है, अकॉर्डिंग टू दैट सीजीआई लिंक्ड द विथहोल्डिंग असेंट विथ मैंडेटरी रिकंसिडरेशन, नॉट द डिस्क्रिशनरी पावर। कि अगर गवर्नर विथहोल्ड करता है बिल को देन दैट बिल नीड्स मैंडेटरी रिकंसिडरेशन। The recent judgment by CJI brings a different perspective, linking withholding assent with mandatory reconsideration। withhold करने का सिंपल सा मतलब है कि उस बिल में बहुत सारे फ्लॉज हैं and that flaws need to be reconsidered by the state legislature। That's why CJI has clarified here that in that case कि withholding means mandatory reconsideration by the state legislature। CJI interpretation made it clear that there was a presumption that the governor's power to withhold assent from a bill is absolute। और तब यहां पे उन्होंने एक क्लियरिफाई किया कि जो आप बिल को कह रहे हो कि गवर्नर का जो पावर है कि वो एब्सोल्यूट पावर है, वो मैंडेटरी रिकंसिडरेशन का एक बेसिकली साइन है कि स्टेट लेजिस्लेचर को मैंडेटरली उसको रिकंसिडर करना जरूरी है। इमीडिएट रिकंसिडरेशन इज अगेन रिक्वायर्ड। द CJI हैज एसेंशियली रिमूव्ड पॉसिबिलिटी ऑफ रिफ्यूजिंग असेंट। ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि गवर्नर जो है वो रिफ्यूज कर सकता है फॉर हिज असेंट बाय कनेक्टिंग इट टू सेंडिंग द बिल इमीडिएटली बैक टू द असेंबली फॉर अनदर लुक। एंड द जजमेंट सेज दैट इफ द गवर्नर डिसाइड टू विथहोल्ड असेंट he has to send it back to the assembly immediately for reconsideration, in which cases he has no other option except to give assent। कि अगर गवर्नर ये डिसाइड करता है कि वो विथहोल्ड करेगा बिल को, then in that case governor has to return the bill immediately and the assembly has to reconsider the bill with immediate effect। and in that case अगर वो दोबारा प्रेजेंट किया जाता है to the governor, governor has to give his assent। सिग्निफिकेंस ऑफ सीजीआई इंटरप्रिटेशन। अब क्या सिग्निफिकेंस है, सीजीआई ने तो यहां क्लैरिफाई कर दिया कि सिंपली सा लॉजिक है कि अगर गवर्नर विथहोल्ड करता है मींस दैट बिल नीड इमीडिएट रिकंसिडरेशन। विथहोल्ड करने का मतलब ये नहीं कि बिल जो है वो लैप्स कर गया, स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ मेकिंग पावर खत्म हो गया, नहीं।
गवर्नर अगर विथहोल्ड करता है, दैट बिल नीड टू बी रीसेंट टू द स्टेट लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर विथ इमीडिएट इफेक्ट हैज टू रिकंसिडर दैट बिल। और अगर वो दोबारा बिल प्रेजेंट होता है टू द गवर्नर, गवर्नर हैज टू गिव हिज असेंट बिकॉज इट इज बाउंडिंग। सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन, आप सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, सेफगार्ड द लेजिस्लेचर राइट, क्योंकि ये जो जजमेंट था, ओवरऑल जजमेंट को आप देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन रहा है आर्टिकल 200 का, उसमें स्टेट लेजिस्लेचर का जो लॉ है, जो राइट्स है रिगार्डिंग लॉ मेकिंग, उसे रिजर्व रखा गया है, उसे सुरक्षित रखा गया। दिस जजमेंट एंड सीजेआई अप्रोच सेफगार्ड्स लेजिस्लेचर राइट इन लॉ मेकिंग, प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फ्रॉम पोटेंशियल मिसयूज बाय अनइलेक्टेड गवर्नर्स। तो बेसिकली क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट का या जो सीजीआई का जजमेंट आया है, वह स्टेट लेजिस्लेचर के राइट्स को सेफगार्ड किया है इन लॉ मेकिंग प्रोसेस, प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फ्रॉम पोटेंशियल मिसयूज बाय द अनइलेक्टेड गवर्नर। क्योंकि गवर्नर जो है वो सेंटर के थ्रू अपॉइंट किए जा रहे हैं, और जो हमारा लॉ मेकिंग जो बॉडी है स्टेट लेजिस्लेचर, वो इलेक्टेड बॉडी है। तो दैट्स वाई इलेक्टेड बॉडी का जो काम है कि लेजिस्लेचर का काम है लॉ मेकिंग का, उसके राइट्स को यह जो इंटरप्रिटेशन है वो सेफगार्ड रखा है। इंटरप्रिटेशन रिप्रेजेंट एन इवोल्यूशन इन व्यूज ऑन गवर्नर्स पावर। द सीजीआई इंटरप्रिटेशन रिप्रेजेंट्स एन इवोल्यूशन इन अंडरस्टैंडिंग द गवर्नर्स पावर, emphasizing the need for ongoing assessment and refinement of constitutional interpretation, and that's why it provides greater clarity to Article 200. The Supreme Court of India has said emphatically, governor cannot delay the decision on the bills. उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि आपके पास जो असेंट देने का पावर है, it doesn't mean you have to delay the bill or the decision. आप विथहोल्ड करके रख रहे हो तो रिकंसिडर के लिए भेजो इमीडिएटली, उस पे इमीडिएटली रिकंसिडर करके आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा, आपको असेंट देना पड़ेगा। Thus the decision of the top court has brought greater clarity to Article 200 and governor will have to quickly take a decision on the bill and governor को बहुत जल्द से जल्द उस पर एक डिसीजन लेना पड़ेगा। ये सीजेआई का बेसिकली इंटरप्रिटेशन है, सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन रहा है। रिमेनिंग चैलेंजेस पर्टेनिंग टू गवर्नर पावर, क्या क्या अभी चैलेंज अभी बचे हुए हैं डिस्पाइट दिस क्लैरिटी, क्या क्या चैलेंजेस अभी है। रिजर्विंग विल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, देयर इज स्टिल एन एरिया विच कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय गवर्नर टू फ्रस्ट्रेट द लॉ मेकिंग एक्सरसाइज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। क्या है एरिया? बिकॉज रिजर्विंग अ विल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज एन एब्सोल्यूट ऑप्शन स्टिल अवेलेबल टू द गवर्नर। विथहोल्ड के लिए तो आपने क्लैरिफाई कर दिया कि आपके पास वो मैंडेटरी है, विथहोल्ड जैसे ही होता है मतलब वो बिल जो है मैंडेटरी रिकंसिडरेशन चाहिए, लेकिन यहां पे एक क्लैरिफाई अभी भी नहीं हुआ है, बिकॉज जो रिजर्व किया जाएगा प्रेसिडेंट के लिए बिल, वो अभी भी अवेलेबल है एज एन एब्सोल्यूट ऑप्शन टू द गवर्नर। द क्रूशियल क्वेश्चन इज ऑन व्हाट काइंड ऑफ बिल अ गवर्नर कैन सेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज कंसिडरेशन, कि किस टाइप के बिल को जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट को कंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। एंड द सेकेंड प्रोविजन to Article 200 mention one kind of bill which are mandatorily to be reserved for the consideration of the president. These are the bills which deviate from the power of High Court in such a way as to endanger the constitutionally designed position of that court. कि एक जो दूसरा प्रोविजन है आर्टिकल 200 का कहता है कि अगर कोई ऐसा बिल स्टेट का जो कि हाई कोर्ट के पावर को डिमिनिश कर रहा हो, दैट बिल हैज टू बी रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. So the constitution required the governor to send all such bills for reconsideration of the president. Since consideration by the president means consideration by the union government, the officials of the home ministry will in effect decide the fate of such bills. तो बेसिकली यहाँ पे अभी कुछ क्लियरिटी इस पोजीशन पे कि जो अभी गवर्नर के पास पावर है कि वो रिजर्व रख सकता है बिल को to for the consideration of the president is still available to the governor as an absolute power. And there is a basically crucial question क्या है कि what kind of bill a governor can reserve. तो कुछ क्लैरिटी है, कुछ जगह पे क्लियरिटी है, जैसे आर्टिकल 200 का जो सेकेंड प्रोविजन है वो कहता है कि अगर स्टेट हाई कोर्ट का बिल, कोई ऐसा कोई बिल है जो स्टेट के हाई कोर्ट का पावर को डिमिनिश कर रहा हो, दैट बिल नीड्स टू बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन. तो ये कुछ ऐसे अभी एरिया हैं जहां पे अभी और अधिक क्लियरिटी की जरूरत है. अदरवाइज ये एरिया अभी भी गवर्नर के थ्रू एक्सप्लॉइट किए जा सकते हैं against the state legislature. Remaining challenges again, absence of categorization of bills to be sent
for president consideration, the constitution does not refer any category of bill which can be sent to the president for his assent. वो तो एक कंडीशन था कि अगर स्टेट हाई कोर्ट के पावर को डिमिनिश किया जाता है, that bill need to be sent to the president for consideration. लेकिन इसका कहां पे कोई कैटेगराइजेशन नहीं है. So there is a absence of categorization of bills which will need to be sent to the president. And therefore, taking a surface view, governor can use his discretion to send any bill to the president. क्योंकि कैटेगराइजेशन तो है नहीं, तो जो यहां पे गवर्नर अगेन अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करके कोई भी बिल को रिजर्व रख सकता है फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. फॉर एग्जांपल, अब जस्ट आपको ये हुआ एक इंसिडेंस, गवर्नर ऑफ केरला डिड सेम थिंग रिसेंटली. ही डिड नॉट एक्ट ऑन 8 बिल्स दैट वे आर विद हिम फॉर ओवर 2 years. 2 साल से लगभग 8 बिल केरला के गवर्नर के पास पड़े हुए थे और उस पर वो कोई एक्ट नहीं कर रहे थे. एंड व्हेन द सुप्रीम कोर्ट टुक अप द केरला गवर्नमेंट पिटीशन challenging the governor's action, he gave his assent to 1 bill and sent rest 7 bills to the president for his consideration. तो यहां पे नहीं क्लियरिटी होने के कारण कि किस टाइप के बिल को रिजर्व रखा जाए, कैटेगराइजेशन नहीं है, दैट्स व्हाई गवर्नर यहां पे अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर सकते हैं. इसका एक और इंसिडेंस है, आप तमिलनाडु के केस में देख सकते हैं. गवर्नर सेंट 10 bill for reconsideration by the assembly after many complaints by the state government, and the assembly after reconsideration said to the bill governor without accepting any amendment, but in a strange act governor sent all those bill to the president for reconsideration, which is patently against the constitution. कि एक बार जब स्टेट लेजिस्लेचर रिकंसिडर करके आपको बिल दे दिया है तो आप पे बाउंड है कि आप उस पे असेंट देंगे, असेंट गवर्नर देंगे. लेकिन यहां पे इन्होंने क्या किया कि जब रिकंसिडर होके बिल आया तो सारे के सारे बिल वो प्रेसिडेंट को सेंड कर दिए फॉर रिकंसिडर द बिल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो बेसिकली क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में, क्योंकि सेकंड टाइम आपके पे बाउंड है कि आप अपना असेंट दोगे ही दोगे. आर्टिकल 200 फर्स्ट प्रोविजन रिक्वायर्स हिम टू गिव हिज असेंट टू द बिल्स इन सेकंड इंस्टेंस. एनालिसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ गवर्नर डिस्क्रिशन इन रिजर्विंग बिल. अब क्या क्या डिस्क्रिशन है, तो हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की. पहले, करंट पॉलिटिकल कंटेक्स्ट रेजेस अ वाइटल क्वेश्चन अबाउट गवर्नर्स डिस्क्रिशन टू रिजर्व बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन. द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन साइलेंट ऑन दिस मैटर. क्योंकि यहां पे जस्ट मैंने आपको बताया कि बिल का कैटेगराइजेशन नहीं है कि किस टाइप के बिल को रिजर्व रखा जाएगा फॉर द. एक इंस्टांस है सेकंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 200 जिसमें हाई कोर्ट के बारे में डिस्कशन किया गया है, लेकिन यहां पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन भी इस मैटर पे साइलेंट है. इनडायरेक्ट रेफरेंस आर्टिकल 213 एंड 254 क्लॉज 2. आर्टिकल 213 बेसिकली रिलेटेड है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर. द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इनडायरेक्टली टच अपॉन दिस इशू. आर्टिकल 213 concerning ordinance making power and 254 clause 2 related to state law in concurrent list. Article 230 क्या करता है, empower governor to promulgate ordinances with presidential instruction if it deems necessary to reserve a bill proviso. कि अगर बिल के एक कोई बिल है और उसके प्रोविजंस को रिजर्व रखना है तो प्रेसिडेंट के डायरेक्शन में वह ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है. दिस इंप्लाइज दैट गवर्नर्स मस्ट एक्सरसाइज जजमेंट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल scheme and the use of deem it necessary suggests that governor cannot act arbitrarily but must adhere to the constitutional principles when deciding to reserve the bill. तो यहां पे आर्टिकल 213 के अकॉर्डिंग जो है गवर्नर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के तहत बिल को रिजर्व रख के उस पर ऑर्डिनेंस पास कर सकता है. अब 253 का प्रोविजन की हम बात करें क्लॉज 2 की. इंस्ट्रक्ट द स्टेट लॉ on concurrent list items prevail if they have presidential assent even if conflicting with existing central law. कि बेसिकली क्या होता है कि अगर नॉर्मल कंडीशंस में कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कंकरेंट लिस्ट पे लॉ बनाती है और कोई कंफ्लिक्ट पैदा होता है तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करता है ओवर द स्टेट लॉ. लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन आर्टिकल 254 क्लॉज 2 में मेंशन किया गया है, इंस्ट्रक्ट दैट स्टेट लॉ ऑन concurrent list items prevail if the presidential assent if they have presidential assent even if conflicting with existing central law. कि अगर कोई existing central law भी है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लेकिन उस स्टेट बिल को प्रेसिडेंशियल असेंट मिल गया है. ऐसे जनरली गवर्नर का असेंट मिलता है, लेकिन अगर उस स्टेट बिल को प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया है देन दैट स्टेट लॉ प्रिवेल ओवर द सेंट्रल लॉ.
The provision implies that a bill on a concurrent subject only needs presidential assent if it contradicts central law. It does not mandate sending every such bill to the president. But इसका ये मतलब नहीं कि हर बिल प्रेसिडेंट के ही असेंट के लिए भेजा जाए. तो बेसिकली यही एक कंट्रोवर्सी चल रही थी जिसपे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई किया है, बट स्टिल देयर नीड सम क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द कैटेगराइजेशन ऑफ बिल कि व्हाट काइंड ऑफ बिल नीड टू बी सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर द consideration, what kind of bill need to be reserved, and what kind of bill state governor has to basically empower their exercise under mandatory provisions. कि मैंडेटरी है कि अगर वो विथहोल्ड करता है दैट बिल नीड्स मैंडेटरी रिकंसिडरेशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. तो कुछ जगह पे अभी भी क्लैरिटी की जरूरी है. अगर ये क्लैरिटी हो जाती है देन बेसिकली कह सकते हैं कि जो लॉ मेकिंग हमारी बॉडी है स्टेट लेजिस्लेचर हो उस पे जो उसके लॉ मेकिंग पावर्स है उस पे ज्यादा अधिक क्लैरिफिकेशन आ सकता है. और ये जो बेसिकली कन्फ्लिक्ट हो रहा है अमंग द इलेक्टेड बॉडी एंड द नॉन इलेक्टेड और अपॉइंटेड गवर्नर उस पे, और ये जो कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं उसे बहुत हद तक सही किया जा सकता है. तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पे जजमेंट दिया है और अधिक क्लैरिफिकेशन की जरूरत है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.